नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह से बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें पूरी एनसीईआरटी की कंप्लीट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट नोट्स चलेगा, कंप्लीट मटेरियल मिलेंगे। 9 to 12 की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज की वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा और इस तरह के आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और सारा सारा हमारा जो भी नोट्स होगा पीपीटी फॉर्मेट में होगा, पावर पॉइंट पीडीएफ होगा, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी के माध्यम से चित्रात्मक शैली में सारे नोट्स आपके रहेंगे। तो आइए, आज जो एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 11th और विश्व इतिहास के कुछ विषय, कक्षा 11 इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की कहानी है ये। तो रोमन साम्राज्य से संबंधित हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज में आप लोग को दे चुका हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज यह तीसरी टेस्ट सीरीज है आप लोगों की और यह भी आपका रोमन साम्राज्य से संबंधित है। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी सीरीज दी जा रही है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि तो आपकी तैयारी, देखिए बीपीएससी ने जैसा कहा है कि एनसीईआरटी बेस आपकी पूरी तैयारी होगी, तो यह बात आप जान लीजिए, पूरी आपका एनसीईआरटी बेस आपका सिलेबस रहेगा। तो पूरी एनसीईआरटी जबरदस्त तरीके से आपको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 3, पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं बीपीएससी पीजीटी के लिए ले सकते हैं। और यह एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो बाकी परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए या फिर डीएसएसबी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसएसबी पीजीटी का भी सिलेबस सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में एक कुलीन सैन्य कमांडर के तहत रोमन साम्राज्य को वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक विस्तारित किया गया था। तो किसके समय में, मतलब यह कह रहा है कि किसके समय में रोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और जर्मनी तक विस्तारित किया गया था। मतलब ब्रिटेन और जर्मनी तक रोमन साम्राज्य का विजय पताका फहराया गया। किसके समय में? एलेक्जेंडर के समय में। थोड़ा पेन टैप खराब है, आज बस एडजस्ट करिएगा, सही तरीके से मैं लिखने में थोड़ा असमर्थ हूं। तो देखिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में एक कुलीन सैन्य कमांडर के तहत रोमन साम्राज्य को वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक किसने विस्तारित किया था? एलेक्जेंडर ने, जूलियस सीजर ने या जेरक्सस ने? तो जूलियस सीजर ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति था, सैन्य कमांडर था, ये सैन्य कमांडर था, राजनीतिक नेता था जूलियस सीजर। इसे हम शासक नहीं कहेंगे, सम्राट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि रोमन साम्राज्य में, रोमन व्यवस्था में क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 27 बीसी तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 27 बीसी के बाद जूलियस सीजर का ही एक दत्तक पुत्र था, रोमन सम्राट आगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। ठीक है, और यही रोमन सम्राट आगस्टस ने वहां पर राजतंत्रात्मक पद्धति को लाया रोमन में। ठीक है, तो इसने विजय पताका फहराया था। यह सैन्य कमांडर था जूलियस सीजर, जिसने ब्रिटेन और जर्मनी तक अपने राज्य का विस्तार किया, मतलब रोमन राज्य का विस्तार किया। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में जूलियस सीजर एक कुलीन सैन्य कमांडर के तहत रोमन साम्राज्य को वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक बढ़ाया। और जूलियस सीजर का ही पुत्र था रोमन सम्राट आगस्टस। सम्राट बाद में बना, आगस्टस था। ठीक है, इसका दत्तक पुत्र था और उसने ही 27 बीसी में इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करके राजतंत्रात्मक व्यवस्था लाया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था रोमन सम्राट आगस्टस ने जो लाया, उसी को प्रिंसिपेट कहा जाता है। मैं अपने पिछले वीडियो में, पिछली टेस्ट सीरीज में भी और नोट्स में भी, मैं बहुत ही लेक्चर्स वीडियो में भी इसके बारे में खुलकर बता चुका हूँ आप लोग को। वह एक इतिहासकार था। अब देखिए, जूलियस सीजर क्या था? यह एक इतिहासकार था, सैन्य जनरल था और एक रोमन राजनेता था, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के उदय और रोमन साम्राज्य की समाप्ति की घटनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई। रोमन गणराज्य की समाप्ति की घटनाओं में, मैंने वही बता रहा हूं कि इसका पुत्र था रोमन सम्राट आगस्टस। ठीक है, तो बिना इसके सहयोग के तो होगा नहीं। तो रोमन गणराज्य की समाप्ति में भी इसने भूमिका निभाया था और उस रोमन साम्राज्य के उदय में भी साम्राज्य का भी विस्तार किया और रोमन गणराज्य को भी ध्वस्त कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने है।
रोमन सम्राट डायोक्लेटियन के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, यह रोमन सम्राट था डायोक्लेटियन, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको लोगों को देखनी होगी। 3 कथन दिए गए हैं। डायोक्लेटियन ने रोमन साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया, बिल्कुल सही है। इसने नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया। तो नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया, क्योंकि दरअसल ये होता था कि जो सैन्य कमांडर होते थे, सेना के जो लोग होते थे, सेना के जो अधीनस्थ मतलब शीर्ष के अधिकारी होते थे, वह नागरिक कार्य भी करते थे और सैन्य कार्य भी करते थे। बाकी बहुत सारे राजवंश में नागरिक कार्य और सैन्य कार्य भी किए जाते थे। तो यह डायोक्लेटियन ने यह काम किया, इसने नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया। मतलब कि सेना है, सेनानायक है, सैनिक है, तो आप लड़ने का कार्य करिए, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय आदि मत देखिए, ठीक है। तो नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया, ठीक है। और रोमन साम्राज्य को इसने मजबूती प्रदान की। इन्होंने सैन्य कमांडरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। अब सैन्य कमांडरों को क्या दिया? स्वतंत्रता दिया, स्वायत्तता प्रदान किया। तो इसमें कौन सा कथन सही है डायोक्लेटियन के बारे में? तो तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं, मतलब ए बी सी तीनों सही है, विकल्प 4, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। डायोक्लेटियन क्या है? यह रोमन सम्राट था। डायोक्लेटियन ने 284 से 305 तक रोमन साम्राज्य को पर शासन किया। 284 से 305 तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया। यद्यपि वह इस समय सम्राट बने जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था। तो रोमन साम्राज्य का पतन बिल्कुल हो रहा था। तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। तीसरी शताब्दी का संकट काल मतलब 200 बीसी के 200 एडी के बाद 200 ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य के लिए बहुत भयानक स्थिति थी यार, क्योंकि उस समय ईरान में 225 बीसी में, आगे मैं बताऊंगा, ईरान में 225 बीसी में ससानी राजवंश का उदय हो चुका था और ससानी राजवंश ने बार बार लगातार आक्रमण किया था रोमन साम्राज्य पर, ठीक है। तो यह तीसरी सदी का समय था, इसीलिए तीसरी सदी में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ था कि 47 वर्षों के अंदर ही अंदर रोमन सम्राट की गद्दी पर लगभग 25 सम्राटों का तख्ता पलट हुआ था। इसीलिए इस कालखंड को तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। तो डायोक्लेटियन ने 284 से 305 तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया और यह जो कालखंड था ये रोमन साम्राज्य के पतन का काल था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो उस समय था अच्छा था, इन्होंने यह सब काम इन्होंने किए डायोक्लेटियन ने, ठीक है। इन्होंने तीसरी शताब्दी के तथाकथित संकट को भी समाप्त किया, ठीक है, और रोम को उसके पूर्व गौरव को लौटाया। कई सुधार किए जो आज आधुनिक समाज में आम बात है। तो उन्होंने उस संकट की स्थिति में भी अच्छे कार्य किए, ठीक है। डायोक्लेटियन ने सीमाओं को मजबूत किया। सीमाओं को इन्होंने क्या किया? मजबूत किया। प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित किया। इन्होंने नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया। मतलब नागरिक कार्यों में अगर सैनिक जुड़े रहेंगे, नागरिक कार्यों में अगर सैन्य कमांडर जुड़े रहेंगे तो उनकी सैन्य क्षमता विकसित नहीं हो सकेगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया? नागरिक कार्यों को सैन्य कार्यों से अलग कर दिया। सैन्य कमांडर, देखिए जो सैन्य कमांडर होता था, सेनानायक होता था, उसे ड्यूस बोला जाता है, ड्यूस बोला जाता था, ठीक है। तो सैन्य कमांडर को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। मतलब जो सैन्य कमांडर थे, सेनानायक थे, उनको अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जो अब तक अधिक शक्तिशाली समूह बन गए थे, ठीक है। तो वह मतलब उस समय तक ज्यादा शक्तिशाली समूह बन गए थे। ड्यूस सैन्य कमांडर बोला जाता था, इनको अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी। अगला प्रश्न देखिएगा। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तो एनसीईआरटी की बुक में ही है कि 3 मुख्य खिलाड़ी, बहुत ही मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है। तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी का मतलब यह है कि 3 मुख्य लोग जो रोमन साम्राज्य के उदय में, रोमन साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक तो सम्राट ही हुआ पहला खिलाड़ी, फिर आपका अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग, सामंत वर्ग की बात हो रही है। अभिजात वर्ग, सेनेटर की बात हो रही है। तो रोमन अभिजात वर्ग और तीसरा सेना, यही 3 मुख्य खिलाड़ी थे। किसान कौन सा खिलाड़ी है? किसान तो बेचारा टैक्स भरते भरते उसकी जान जा रही थी, जान जा रही थी। तो 3 मुख्य खिलाड़ी कौन है? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ठीक है। तो ए, बी और डी आपका सही है, विकल्प 3। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना 3 मुख्य खिलाड़ी थे। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक पदानुक्रम में सम्राट शीर्ष स्थान पर था। एक बात आप लोगों से कहनी है, कुछ लोग हो सकता है यह बात है तो मुझे शुरू में ही बोल देनी चाहिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब पहले आप देखिए यार वीडियो किस चीज का अपलोड हुआ है। एक बंदा आप लोग के सामने आया है पढ़ाने के लिए और आप पुराना कटाव किया जाएगा, ये क्या जाएगा, मेरा क्या प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए आपको, मतलब यह मैनर नाम की चीज नहीं है। यह मैनर होता है यार
आदमी इतना मेहनत से कोई चीज पढ़ा रहा है तो आप इसके बारे में कुछ बातें करते तो अच्छा भी लगता। जिस विषय पर वीडियो ही नहीं है उस विषय से अलग होकर अपना अपना रोना आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपना विशेष अपना व्यक्तिगत समस्या बताने लगते हैं डायरेक्ट। इस पर भी अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कुछ भी कमेंट करते, कुछ कमी बताते, कुछ अच्छा लगता है यार, ठीक लगता है कम से कम। सीधे इग्नोर कर देना और अपना राग अलापना एक बहुत गंदा कार्य है। जिस विषय पर वीडियो नहीं बनाया गया है उस विषय से ही संबंधित बात करिए। जिस विषय पर वीडियो है उससे अलग आप कमेंट मत करिए। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट शीर्ष स्थान पर था, अतः विकल्प ए जो है आपका सही है। अभिजात वर्ग एक अपेक्षाकृत छोटा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। ये अभिजात वर्ग में कौन आते थे? सामंत आते थे ना, सामंत आते थे, इन्हें सेनेटर भी बोला जाता था। ये भी लोग आते थे और सामाजिक पदानुक्रम में वे सम्राट के पीछे पड़ जाते थे। ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये रोमन के सबसे धनी परिवार थे। मतलब रोमन साम्राज्य में, रोमन राजनीतिक व्यवस्था में, रोमन सामाजिक व्यवस्था में सबसे धनी परिवार कौन था? ड्यूस लोग होते थे, सेनेटर लोग होते थे, सामंत वर्ग लोग होते थे, अभिजात वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग होते थे। कुल मिलाकर एक ही शब्द है जो मैं अलग अलग बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और सम्राट और अभिजात वर्ग के बाद शाही शासन की दूसरी संस्था कौन थी? सेना थी, ठीक है। सेना बहुत मजबूत हो चली थी यार। रोमन साम्राज्य में सेना बहुत ज्यादा मजबूत हो चली थी, इतना ज्यादा मजबूत हो चली थी कि वह चाहती थी कि सम्राट और अभिजात वर्ग उनके क्या बोलते हैं, उनके उंगलियों पर नाचें। सेना उस समय विद्रोह करती थी। अब सोच सकते हैं किसी राज्य की सेना विद्रोह करे। उस समय की सेना व्यापार करती थी, विद्रोह करती थी, हड़ताल करती थी, ठीक है, अपनी वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल किया करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया वह जगह है ना जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, उसमें रखता था। तो यह रोमन साम्राज्य की सबसे पूर्वी राजधानी थी, सबसे पूर्वी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और इस पर तुर्कों ने अधिकार किया था। और अधिकार के बाद बहुत कुछ फेरबदल हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। तो तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था? 1433 ईस्वी में, ईस्वी की बात कर रहा हूँ 1433, 1453 या 1473 ईस्वी या 1493 ईस्वी। तो 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। यह तारीख जो है, यह वर्ष जो है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, तुर्कों ने 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। कुस्तुनतुनिया जो थी पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया के आसपास के शहरों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। प्रभावी रूप से इसे अपने कई पड़ोसी शहरों से भी अलग कर दिया गया। काफी कमजोर होने और 53 दिनों की घेराबंदी के बाद, देखिए, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, मतलब रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, तभी तो अधिकार करेंगे। तो यह जो घेराबंदी हुआ था, लगभग 53 दिनों तक यह रोमन साम्राज्य और तुर्कों में लड़ाई छिड़ी थी। और अंततः 29 मई 1453, यह डेट ध्यान रखिएगा, 29 मई 1453 को सुल्तान महमूद द्वितीय, तुर्कों का जो उस समय नेता कौन था, शासक कौन था लड़ाकू दल का, वह सुल्तान महमूद द्वितीय था, ठीक है। इसके नेतृत्व में ऑटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया को आधिकारिक तौर पर जीत लिया गया, ठीक है। और उस समय रोमन साम्राज्य का शासक कौन था? बाइजेंटाइन, ठीक है, अंतिम बाइजेंटाइन सम्राट था, बाइजेंटाइन था सम्राट, ठीक है। और यह कुस्तुनतुनिया जो शहर था उसकी रक्षा करते हुए यह मारा गया। और यहाँ का शासक कौन था? महमूद द्वितीय। और यह डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए शार्ट टेस्ट देखते हैं, बहुत छोटा टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोग का व्याख्या नहीं रहेगा, सीधे प्रश्न, 4 विकल्प और उसके बाद उत्तर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? 100 ईस्वी, 200 ईस्वी या 225 ईस्वी? तो 225 ईस्वी में ईरान में ससानी राजवंश उभर कर सामने आया। और यही ससानी राजवंश है जो बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रोमन साम्राज्य की जो आधुनिक विशेषता थी वह थी एकल परिवार। जल्दी जल्दी देखते हैं इसे। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है?
यातायात के साधन से, मटके या कंटेनर से, लेखन सामग्री से या इनमें से कोई नहीं। इम्फोरा का जो संबंध है वो मटके या कंटेनर से है। इम्फोरा एक प्रकार का बर्तन होता था, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता था जिस पर तरल पदार्थ, जिसमें क्या होता था, तरल पदार्थ जैतून का तेल, शराब आदि रखे जाते थे, लेकर जाया जाता था। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा, रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस स्थल का नाम ध्यान रखिएगा, यह रोम में है। रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग कितने मटकों के अवशेष मिले हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो कितने मटकों के अवशेष आपके मिले हैं मोंटे टेस्टेकियो स्थल से, जो रोम में है? तो यह 5 करोड़ मटकों के अवशेष मिले हैं, 5 करोड़ मटकों के अवशेष मिले हैं। और ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोंटी टेस्टेकियो स्थल से। प्रश्न 5 देखिएगा, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं? सिकंदर यूनान के किस राजवंश के शासक थे? तो यह आपका मकदूनिया के शासक थे सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म क्या कब बना? चौथी सदी में। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया? देखिए, इसमें दो शासकों का नाम उल्लेखनीय है, एक है आपका कॉन्स्टेंटाइन और एक है थियोडोसियस। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है कॉन्स्टेंटाइन है। अगर कॉन्स्टेंटाइन ऑप्शन में है तो कॉन्स्टेंटाइन ही करिएगा। तो ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। और कब बनाया था? चौथी सदी में। प्रश्न 8 देखिएगा, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिनों तक होता था? स्पेक्टुला क्या था? मनोरंजन शो था, ड्रामा शो था। बताइए, रोमन साम्राज्य में ड्रामा हुआ करता था, मनोरंजन, एक थिएटर समझिए, थिएटर था स्पेक्टुला, उसे बोलते थे स्पेक्टुला। तो यह स्पेक्टुला नामक जो मनोरंजन शो था, यह वर्ष में कितने दिन तक होता था? तो यह होता था 176 दिन तक, 176 दिन तक होता था। ठीक है, एक वर्ष में 176 दिन तक यह शो होता था। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, रोमन साम्राज्य में चांदी का सिक्का का वजन कितना ग्राम था? रोमन साम्राज्य में जो चांदी के जो सिक्के होते थे वह कितने ग्राम के थे? 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 3.5 ग्राम का या 4.5 ग्राम का? रोमन साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के होते थे वह कितने ग्राम के थे? उसका वजन क्या था? तो उसका वजन था 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। और उस चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था? दिनारियस बोला जाता था, दिनारियस। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन के व्यापार के लिए क्या प्रसिद्ध था? जैतून का तेल, शराब, धातु या इनमें से कोई नहीं? तो स्पेन के जो निवासी थे, स्पेन के जो व्यापारी थे, वह किसका व्यापार करते थे? जैतून के तेल का। आज भी जैतून का उत्पादन सबसे ज्यादा स्पेन में होता है। तो जैतून के व्यापार के लिए, जैतून के तेल के उत्पादन के लिए स्पेन प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो यह तो कई बार हमको लग रहा है, मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ। देखिए, रिपीट कर दे रहा हूँ तो ज्यादा इरिटेट मत होइएगा, ये अच्छी बात है। रिपीट करने से यह जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके दिमाग में काफी हद तक स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो चौथी सदी में बना था, चौथी सदी में। कुछ ऐसे प्रश्न है जो इस बार बीपीएससी में नहीं आया था, तो इस अगले बार आने का पूरा संभावना बन रहा है। प्रश्न 12 देखिएगा, एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया है उसे क्या कहते हैं? बताइए। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक एकाश्म, सांस्कृतिक एकाश्म, एकाश्म या मानव एकाश्म कहा जाता है। तो एक एकाग्रता संस्कृति एकाश्म को, संस्कृति एकाश्म। दरअसल ये इसका इशारा किधर है? इसका इशारा जो है ना, महापाषाण की तरफ है, महापाषाण संस्कृति की तरफ है। तो आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को महापाषाण बताना पड़ेगा। अरे यार, वही लोग जैसे जो लोग दिवंगत हो जाते थे, मर जाते थे पाषाण काल में, तो उनका जहाँ सावधान किया जाता था ना, जहाँ उनको जलाया दफनाया जाता था, वहां पर बड़े बड़े पत्थर लाकर रख दिए जाते थे। कहीं जो सावधान वाली जगह थी, एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, कभी किनारे किनारे कई सारे पत्थर रख दिए जाते थे। तो इस संस्कृति को, सावधान की संस्कृति को ही महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो इसका इशारा महापाषाण संस्कृति की तरफ ही है। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संस्कृति एकाश्म कहते हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं?
रोम में जो शहरी जीवन है उसकी विशेषता क्या है? बताइए, शहर में क्या क्या मिलता था उस समय? सार्वजनिक स्नान घर होता था, अकाल में बेहतर सुविधाएं होती थी, मनोरंजन के साधन होते थे। मतलब उपयुक्त सभी, विकल्प डी। मित्रों, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप, और लास्ट में शुरुआत में भी बताया हूँ, लास्ट में भी बता दूंगा। 1499 का कंप्लीट कोर्स है जिसमें बीपीएससी पीजीटी, एसएसबी पीजीटी और यहाँ तक कि 1 वर्ष तक जो भी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं होंगी सबका कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं केवल बीपीएससी के लिए है, बाकी सभी कोर्स के लिए आपका रहेगा। मतलब पीजीटी हिस्ट्री के लिए या टीजीटी हिस्ट्री के लिए, एलटी ग्रेड के लिए केवल इतिहास सब्जेक्ट। प्रश्न 14 देखिएगा, कोलिजियम में जंगली जानवरों का मुकाबला कर देखने के लिए कितने दर्शक बैठा करते थे? देखिए, स्पेन में क्या होता था, रोम में क्या होता था, कोलिजियम होता था, एक थिएटर घर होता था, रंगमंच जहां होता था, जहां बहुत सारे लोग बैठा करते थे, पशुओं की लड़ाई देखा देखा करते थे, थिएटर आदि देखा करते थे। उसे कोलिजियम कहा जाता है, उसे कोलिजियम कहा जाता है। थिएटर या स्टेडियम तरह से समझिए, स्टेडियम समझ लीजिए अगर आप कोलिजियम नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। तो कोलिजियम में जंगली जानवरों का मुकाबला होता था। जंगली जानवरों का मुकाबला आमतौर पर स्पेन में सांडों की लड़ाई होती थी। तो जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? अब देखिए, यह कोलिजियम इतना बड़ा था ना, 50,000 लोग नहीं बैठते थे, 65,000 लोग भी नहीं बैठते थे, उसमें पूरे 60,000 लोग बैठा करते थे कोलिजियम में। कितने लोग बैठ सकते थे? 60,000 लोग। प्रश्न 15 देखिएगा, रोमन साम्राज्य में क्या शामिल था? रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसमें आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग था शामिल था, पश्चिमी एशिया भी था और अफ्रीका का उत्तरी भाग भी था। ये सभी रोमन साम्राज्य के ही अंग थे। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? रोमन साम्राज्य की जो दक्षिणी सीमा थी वह अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी छोर था और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर में ही आपका सहारा रेगिस्तान है। तो रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा क्या थी? सहारा रेगिस्तान। कुछ लोग कमेंट किए हुए थे कि आप जब टेस्ट सीरीज कराते हैं सर तो थोड़ा समझाया करिए। मैं समझा तो रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और अब क्या मैं बहुत जल्दी, जब डिटेल में मैं नोट्स जब पढ़ाता हूँ, जब मैं लेक्चर्स वीडियो देता हूँ, तो वहाँ पर डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब मैं बता चुका हूँ कि रोमन साम्राज्य का जो उत्तरी भाग था वह अफ्रीका महाद्वीप में था। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी छोर था वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और उत्तरी छोर में ही आपका सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात् भर्ती मतलब जबरदस्ती सेना में भर्ती करना, तो बलात् भर्ती कहा जाता है, ठीक है। तो बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चीन की, मारी राज्य की, रोम की या फारस की? रोम की नहीं थी, फारस की थी यार। बलात् भर्ती वाली सेना कहाँ किस राज्य की थी? फारस की थी, मतलब ईरान की थी, ठीक है। वहां जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था लोगों को। प्रश्न 18 देखिएगा, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन होता था? जो स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो होता था रोमन में, यह मनोरंजन शो जो होता था कम से कम कितने दिन होता था? तो 176 दिन, लगभग 176 दिन यह आपका होता था। प्रश्न 19 देखिएगा, रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? लैटिन, यूनानी या तुर्की या एक और दो? तो देखिए, रोमन साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वह दो थी, मतलब यूनानी और लैटिनी, ठीक है। लातिनी भी बोला जाता है, लैटिनी भी बोला जाता है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी, मतलब लिखा पढ़ी करने की भाषा, वो क्या थी? लैटिन और यूनानी दोनों थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। कोई बता सकता है कि, चलिए आप हमें ये बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग, कि मुगल काल में मुगलों की जो राठी भाषा थी वह क्या थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं मुगलों की राठी भाषा क्या थी। प्रश्न 20 देखिएगा, रोम साम्राज्य की इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? रोम साम्राज्य की इतिहास की जानकारी का स्रोत, मतलब रोमन साम्राज्य का इतिहास हम कैसे जान सकते हैं? तो पाठ्य सामग्री से जान सकते हैं, बिल्कुल। प्रलेख एवं दस्तावेज से भी जान सकते हैं, भौतिक अवशेषों के माध्यम से भी जान सकते हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी दोनों सही है, मतलब तीनों उपयुक्त। यह विकल्प डी जो है इधर आ गया है, तो डी मतलब उपरोक्त सभी, इन सभी के सहायता से हम रोम साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, क्षमा करिएगा, मैं पीसीएस पाठशाला एक हमारा चैनल है, मैं उसका बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा सभी सीरीज को। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318
7276 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। यही फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ही नंबर है। केवल 1499 रुपये का आपका कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए। और डीएसएसबी पीजीटी के लिए 1 वर्ष तक जितनी भी पीजीटी या टीजीटी की परीक्षाएं होंगी इतिहास सब्जेक्ट की, उसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पर होती रहेगी। धन्यवाद आप लोग को।